नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। पॉलिटी गवर्नेंस प्रीमिक्स में आज 5 क्वेश्चन करंट अफेयर से पढ़ते हैं। जो लोग प्रीमिक्स पहली बार देख रहे हैं उनके लिए ये बता दूं कि 5 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे एक एक करके आएंगे। आप स्क्रीन या वीडियो को पॉज करें, पॉज करने के बाद उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें और अटेम्प्ट करने के बाद जब पाँचों क्वेश्चन में मार्क्स आपके आ जाएं तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। पहला सवाल, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, इससे जुड़ी 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं और आपने बतानी है कि इनमें से कौन सी सही है यानी कौन सी करेक्ट है। पॉज कीजिए स्क्रीन को और अटेम्प्ट कीजिए। सही जवाब दोस्तों क्या है? सही जवाब है बी 2 और 3 यानी पहली स्टेटमेंट है गलत। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो बनाई गई थी नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एक्ट ऑफ 1992 के तहत, और इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर आर्टिकल 338। NCST यानी शेड्यूल ट्राइब वो भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है 338A, और NCBC बैकवर्ड क्लासेस के लिए 338B। दीज आर ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, और जिस प्रकार की पावर्स इनको दी गई है संविधान में वैसे ही कानून में दी गई है NCM को, यानी उसके पास उसके पास जो है डॉक्यूमेंट्स को कॉल करने की पावर है, लोगों को समन करने की पावर है ना। तो जैसे जुडिशियल अथॉरिटीज़ के पास पावर्स होती है उस प्रकार की पावर्स इसके पास है। ये स्टेटमेंट है सही। जैन कम्युनिटी को भी एक माइनॉरिटी कम्युनिटी के तौर पे रिकॉग्नाइज किया गया है, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। भारत में रिलीजियस बेसिस पे 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ आइडेंटिफाई की गई हैं इस नेशनल कमीशन के द्वारा, जिसमें सिख, बुद्धिस्ट, मुस्लिम, पारसी, जैन और क्रिश्चियन इन्वॉल्व हैं। जैन सबसे लेटेस्ट 2014 में ऐड किए गए थे। इससे पहले कि अगले सवाल पे बढ़ूं, 20% डिस्काउंट स्लीपी क्लासेस के सभी कोर्सेज पे अवेलेबल हो सकता है आपको यदि आप स्लीपी 20 कोड का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए यदि आप किसी कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो प्लीज़ याद रखिएगा कि ये कोड ज़रूर लगाएं। आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल, एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट ऑफ 1968 यहाँ स्पेसिफाई कर देता हूँ। इस कानून के तहत आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है या 2 स्टेटमेंट और उनके बीच के रिलेशन के टाइप का क्वेश्चन है जो यूपीएससी पूछ चुका है इतिहास में और अभी भी पूछ सकता है। सही जवाब है ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देखिए, ए पहली स्टेटमेंट कहती है कि वंस अ प्रॉपर्टी इज डिक्लेयर्ड एज एनिमी प्रॉपर्टी इट रिमेन्स सो इंडेफिनेटली इवन इफ द ओरिजिनल ओनर और हेयर चेंज देयर नेशनैलिटी। यदि किसी प्रॉपर्टी को एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर एनिमी प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया जाता है और उसे कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया को सौंप दिया जाता है, तो अगर वो एनिमी जिसकी वो प्रॉपर्टी है चाहे वो नेशनैलिटी बदल के अपनी नेशनैलिटी इंडियन कर ले या उसके आगे वाली जो वंश हैं, आगे वाले जो जनरेशन्स हैं वो इंडियन नेशनैलिटी के हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो प्रॉपर्टी एनिमी प्रॉपर्टी ही रहेगी और उनका उस पर कोई क्लेम नहीं होगा। ये पहले नहीं होता था। 2017 से पहले ऐसा देखा गया कि जो इंडियन सिटीजन्स थे और एनिमीज के नेक्स्ट जनरेशन के मेंबर्स थे उन लोगों को प्रॉपर्टी के ऊपर हिस्सा दिया गया, क्लेम दिया गया। इसलिए साल 2017 में अमेंडमेंट किया गया था एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट में, जिसमें लिखा गया था कि एनिमी का मतलब सिर्फ वो व्यक्ति नहीं जिसकी प्रॉपर्टी अक्वायर की गई है बल्कि उसकी आगे आने वाली सारी जनरेशन्स, इवन इफ दे आर ऑफ इंडियन नेशनैलिटी और अ चेंज नेशनैलिटी। इसलिए आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए स्टेटमेंट ए करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एनिमी प्रॉपर्टी का, वैसे अगर मैं बता दूं तो मैंने इसका डिटेल्ड वीडियो डिस्कस किया है जहां पे जनरल मुशर्रफ की प्रॉपर्टी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी क्यों बिक रही है उत्तर प्रदेश में, इसको मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। आप डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक देखिएगा और प्रीमिक्स देखने के बाद उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के बारे में। पॉज कीजिए और बताइए, क्योंकि रिसेंटली लिटरेसी के कुछ नए गाइडलाइंस या मापदंड रखे गए। सो द करेक्ट आंसर इज ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट 1, 2 and 3। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम का टारगेट है कि वो हर स्टेट और यूटी में 95% लिटरेसी रेट अचीव करना चाहता है, उसे वो फुल लिटरेसी बोलता है। सेकेंड, NILP के अंडर एक व्यक्ति को लिटरेट तब माना जाता है जब वो एक टेस्ट पास करता है
जिसका नाम है FLNAT, फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी असेसमेंट टेस्ट। लेकिन लिटरेसी की जो परिभाषा है, डेफिनेशन है, उसमें सिर्फ ये फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी नहीं बल्कि बाकी स्किल्स भी हैं, जैसे डिजिटल नॉलेज या डिजिटल डिवाइसेस के बारे में कुछ बेसिक जानकारी होना, फाइनेंशियल लिटरेसी होना। तो क्रिटिकल लाइफ स्किल्स को इंक्लूड किया गया है लिटरेसी में, ताकि रोजमर्रा की जिंदगी में यदि आपको कोई आवश्यकता पड़ती है आप उसके लिए कितने तैयार हैं और इंडिपेंडेंट हैं। सो दैट मीन्स डी इज द करेक्ट आंसर। लिटरेसी के नंबर्स की बात करें तो 2011 सेंसस के हिसाब से 15 साल से ऊपर के कम से कम 26 करोड़ ऐसे लोग हैं जो लिटरेट नहीं हैं, और अभी भी प्रेजेंटली अगर बात करें 18 करोड़ अडल्ट्स के आसपास नॉन लिटरेट है। अगर 2023 और 24 के FLNAT रिजल्ट्स की बात करते हैं तो वहां पे भी अभी आपको कुछ एडल्ट लर्नर्स ऐसे मिलेंगे जो टेस्ट में पास नहीं हो रहे हैं, यहाँ पे 10%, यहाँ पे लगभग 15%। तो अभी भी इस पे काम करना जारी है, सरकार इस पे कोशिशें कर रही है। इसकी डिटेल्स आप PDF में से पढ़ सकते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन है, क्योंकि साइमल्टेनियस इलेक्शंस वर इन न्यूज़, तो जो इलेक्शन से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो आपको इन्हें मैच करना है। लिस्ट 1 है आर्टिकल्स और लिस्ट 2 है उसके अंदर दिए गए प्रावधान। सो जस्ट पॉज एंड मैच देम। तो सही पेयरिंग कहां पे हुई है? सही पेयरिंग हुई है पहले ही स्टेटमेंट में या पहले ही ऑप्शन में। पहला जो आर्टिकल है आर्टिकल 324, इट टॉक्स अबाउट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड द पावर्स इट हैज गिवन टू कंडक्ट इलेक्शंस। आर्टिकल 325 talks about no person to be ineligible to be included in electoral roll on the grounds of religion, race, caste. आर्टिकल 326 यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात करता है कि जो लोकसभा है और असेंबलीज है वहां पे एडल्ट सफरेज यानी कि हर एक एज के ऊपर के व्यक्ति को वोट करने के लिए वोटर लिस्ट में इंक्लूड किया जाएगा। और आर्टिकल 329 सेज दैट देयर विल बी नो इंटरफेरेंस बाय द कोर्ट्स इन इलेक्टोरल मैटर्स, क्योंकि इलेक्शन से जुड़े मैटर्स इलेक्शन ट्राइब्यूनल सुनता है और इलेक्शन ट्राइब्यूनल का जो खिताब है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत हाई कोर्ट को दिया गया है। तो हर एक स्टेट का हाई कोर्ट इलेक्शन से रिलेटेड जो है मैटर सुनता है। सुप्रीम कोर्ट सुनता है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन से जुड़े डिस्प्यूट्स को। तो सही जवाब है ए। जिन्होंने ए जवाब दिया है बिल्कुल सही। लास्ट क्वेश्चन, मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि किसी ना किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट स्कीम से सवाल पूछें। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, ध्यान से सुनना है और एक हिंट दे देता हूं, ये पीएम किसान नहीं है, पीएम किसान मानधन है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, इस पर्टिकुलर स्कीम के 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। कौन से सही कौन से गलत ये आपने बताना है। सो सही जवाब क्या है? ए है ना? नहीं, सही जवाब है बी, 1 और 2। पहली 2 स्टेटमेंट सही है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत हर सब्सक्राइबर जो इस स्कीम के अवेल करता है उसे 60 साल की उम्र के बाद 3,000 रुपए प्रति महीना एक अश्योर्ड पेंशन मिलने वाला है। अगर सब्सक्राइबर की मृत्यु हो जाती है, डिमाइस हो जाता है, तो उसके स्पाउस को 1500 रुपए प्रति महीना मिलेगा, जिसे फैमिली पेंशन भी बोला जाता है। और तीसरा, इस स्कीम का फंड जो है वो मैनेज किया जाता है LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा, नॉट बाय NPS। इस स्कीम के अंदर जो कंट्रीब्यूशन है वो 55 रुपीज भी हो सकता है, 200 रुपीज भी हो सकता है, उसके बीच में कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन व्हेन डू यू एंटर द स्कीम। सेंट्रल गवर्नमेंट उतना ही मैचिंग कंट्रीब्यूशन आपके पेंशन फंड में डालता है और 3,000 रुपए की मिनिमम अश्योर्ड पेंशन आपको 60 साल के बाद मिलती है। फैमिली पेंशन का जैसा मैंने आपको बताया प्रावधान या प्रोविजन इसके अंदर है, 50% इज गिवन टू द स्पाउस। स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को पीएम किसान स्कीम के अंदर हर साल 3 इंस्टॉलमेंट में 6,000 रुपए मिलते हैं। इसमें से आप पीएम किसान मानधन स्कीम में पैसा डाइवर्ट कर सकते हो, मतलब ऑटो डेबिट हो जाएगा वहां से और डायरेक्टली पेंशन में चला जाएगा। इस स्कीम से आप अगर एग्जिट करते हैं 60 साल की उम्र से पहले, तो आपको सारे कंट्रीब्यूशन का अक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट भी मिलेगा और रिमेनिंग कॉर्पस ऑफ द फंड मिलता है जब बोथ सब्सक्राइबर और स्पाउस की मृत्यु हो जाए, तो ये फंड में ही जमा हो जाता है, जो आपका कॉर्पस फंड है उसमें, और किसी थर्ड पार्टी को नहीं मिलता है। तो स्कीम को मैनेज करती है LIC। इसी के साथ आज का प्रीमिक्स समाप्त होता है। आखिर में जाते हुए कहना चाहूंगा कि स्लीपी 20 कोड का सदुपयोग करें, क्योंकि आपको ये पर्टिकुलर बेनिफिट दे सकता है 20% डिस्काउंट्स का। और मेंस के कुछ कोर्सेज, ऑल्दो ये प्रीमिक्स है बट मेंस के कुछ कोर्स खास तौर पे जब मैं बात करूं
आंसर राइटिंग का एक कोर्स जो है वो आप वेबसाइट पे चेकआउट कर सकते हैं और यदि चाहें तो उस पर भी ये कोड अप्लाई कर सकते हैं। ज़रूर आपसे मुलाकात होगी। अपना स्कोर मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में, 5 में से कितने सही।